चल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट का आज इंशाल्लाह ये मायना हो जाएगा पूरी स्लाइड पे हम पहुंचते थे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद मोनोसैकेराइड जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको डिस्कस किया, फिर उसके बाद ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस कर लिया और कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से आपको मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट यूनिट तो मोनोसैकेराइड हो गए, उसके बाद डाइसैकेराइड, एलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से। कल हमने पॉलीसैकेराइड स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी कुछ एग्जांपल रहने की स्टार्ट हमने डिस्कस कर दिया था, 2 एग्जांपल बाकी हैं। पॉलीसैकेराइड आपको मैंने बताया था कि जब मोर देन 10 यानी 11 से लेके ऑनवर्ड मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब मिलती हैं तो उनके मिलने से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। उसकी 2 टाइप की आपको मैंने बताई, एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में सेम मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, मीन के एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट रिपीट हो रही होती है, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड में डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। एग्जांपल में पाया आपके सिलेबस में 3 एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड की, जिनमें से स्टार्च को कल हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है नाइट्रोजन और सेलुलोज। ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च भी कहलाता है, लेकिन याद रहे कि स्टार्च नहीं है ये ऐसा पॉलीसैकेराइड, लेकिन इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं? ये फंक्शनल रिजेम्बलेंस की वजह से, फंक्शनल रिजेम्बलेंस से मुराद कि जैसे प्लांट में स्टार्च की फॉर्म तो एनिमल्स जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यानी जैसे प्लांट्स में एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो एनिमल्स के अंदर स्टार्च स्टोर नहीं होती, बल्कि ग्लूकोज यूनिट की कॉम्बिनेशन से एक दूसरा पॉलीसैकेराइड बनता है जो ग्लाइकोजन कहलाता है। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च क्या देते हैं कि जो फंक्शन स्टार्च का प्लांट में है वो फंक्शन ग्लाइकोजन का एनिमल्स में है, तो इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च का नाम बोल दिया जाता है। क्यों? जैसे प्लांट स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर करते हैं तो एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, यानी फंक्शनल सिमिलैरिटी की बेस पे, फंक्शनल रिजेम्बलेंस की बेस पे। जैसे कि डेली लाइफ में अब बहुत सी जगहों पे ऐसे वर्ड बोलते हैं, सपोज दैट एक माँ अपने बेटे को कह रही है मेरा काम, वो जानते नहीं है ह्यूमन बीइंग, सिर्फ वो उसकी एक प्यार खूबसूरती को तशबीह दे रही है उसके साथ। इसी तरह अगर हम कहें कि ये बच्चा हमारी क्लास का न्यूटन है, इससे मुराद क्या होगी? जो न्यूटन तो नहीं हो, न्यूटन जो हम कह रहे हैं हमारी क्लास का न्यूटन है, नहीं जैसे न्यूटन की टैलेंट है उसको एग्जाम्पल का, या हम कहते हैं कि फलां प्लेयर जो है ये हमारी टीम का उसी मतलब कि वैसे तो उसी मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है, तो एक लोकल टीम के नेशनल टीम में उसी मतलब है, वो हमारी टीम में अंदर इसका होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह कि एनिमल स्टार्च उसको क्यों कहा जाता है कि जो रोज स्टार्च का प्लांट में है, यानी
ही नहीं है, अलग ऑर्गेनिकल फॉर्मूला है, ग्लूकोज यूनिट से ये भी मिलकर बना हुआ पॉलीसेकेराइड है। अब ये ग्लाइकोजन वाटर इनसॉल्युबल है और वाटर ना तो कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होता है ना हॉट वाटर में। जो हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में इसकी कन्वर्जन कहां होती है और स्टोर कहां होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर लिवर इसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और स्टोर कुछ लिवर में होता है कुछ मसल में होता है। मसल और लिवर मेन स्टोरिंग प्लेसेस हैं कि जहां पे ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और स्टोर करने का मकसद क्या होता है कि वक्ते जरूरत जब ग्लूकोज की बॉडी में कमी आएगी तो यही ग्लाइकोजन दोबारा लिवर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और बॉडी उसको यूज करेगा। तो लिहाजा फिर एनिमल के अंदर जो फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, इसी निस्बत से इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। उसके बाद ये कि ग्लाइकोजन के लिए टेस्ट, जैसे स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट था, ग्लाइकोजन के लिए ही आयोडीन टेस्ट होता है। लेकिन आयोडीन जब ग्लाइकोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इट मींस कि किसी भी जगह पे अगर हम ग्लाइकोजन को कंफर्म करना चाहते हैं तो उस पे आयोडीन अप्लाई करेंगे। आयोडीन अप्लाई करने से अगर तो ब्रिक रेड कलर जैसे ईंट का कलर होता है उस तरह का कलर अपीयर हो जाए तो वो कंफर्मेशन है ग्लाइकोजन है, ये भी ग्लूकोज यूनिट्स का ही पॉलीसेकेराइड। उसके बाद है सेलुलोज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट तो वो है पॉलीसेकेराइड, और अगर कहा जाए कि पॉलीसेकेराइड में से भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है तो वो सेलुलोज। सेलुलोज काफी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये भी ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बनता है। 100,000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके तो सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज वाटर में कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, बल्कि ऑर्गेनिक एसिड्स में भी ये डिसॉल्व नहीं होता। अगर सेलुलोज को आपने देखना हो तो अपनी सराउंडिंग में आम देख सकते हैं, पेपर है, कपड़ा है, कॉटन है, लकड़ी है, इस तरह की जितनी चीजें बनी होती हैं ये सारी सेलुलोज के अंदर है। सेलुलोज सेल वॉल प्लांट में सेलुलोज भी होती है जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है। तो चूंकि हर प्लांट सेल में सेलुलोज जरूर मौजूद है, इसलिए फिर ये मोस्ट अबंडेंट है। सेलुलोज क्या मैंने बोला कि वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता और ऑर्गेनिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होता। इवन हमारा बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। हम सेलुलोज खाते जरूर हैं, लेते हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हम सब्जियां फल खाते हैं उसमें सेलुलोज की मेजर अमाउंट होती है, सैलेड है उसमें सेलुलोज काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेस्ट नहीं होता। अगर कहीं एंटीटेस्ट लोग क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन बीइंग में पॉइंट ऑफ व्यू से सेलुलोज की एनर्जी वैल्यू क्या है, तो सेलुलोज की ह्यूमन बॉडी के लिए आपसे कोई एनर्जी वैल्यू क्यों, ये डाइजेस्ट नहीं होता। जब डाइजेस्ट होकर जाना नहीं सेल तो वैसे एनर्जी कहां से प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? चारा खाने वाले एनिमल्स, गाय, भैंसें, बकरियां, इस तरह के एनिमल जो डायरेक्टली प्लांट मटेरियल को फूड के तौर पे यूज करते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स।
या याद रखने के लिए मैं एक और लोगों को भी रिजेंबल करता हूँ, हर्बीवोर से बबल खाने वाले जो है ह्यूमन बीइंग, बबल खाने वाले को ह्यूमन बोला गया था। ये जो हर्बीवोर है ना, ये शिकारी करते हैं रिकल्टिवेशन, तो जो बबल खा रहे होते हैं वो भी इसी तरह शिकारी कर रहे होते हैं जैसे नहीं बता रहे होते गाय भैंस वगैरह। तो एनीवेज ये वैसे मजाक कर रहा था कि ह्यूमन बीइंग की ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना बबल खाने वाली, ये हर्बीवोर से रिजेंबल करती है। बताना आपको ये चाह रहा था कि ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता, फिर भी हम सब्जियां फल खाते हैं, उसका फायदा जरूर होता है, तो उसमें जो सेलुलोज है उसका फायदा है, हालांकि डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर क्या फायदा है? फायदा ये है कि ये रमकस प्रोवाइड करता है, डाइटरी फाइबर्स। आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा होगा डाइटरी फाइबर क्या होता है। ये जो फाइबरस मटेरियल सेलुलोज फाइबर वगैरह सब्जियों फलों से निकलते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की मूवमेंट है उसको कंटिन्यूअस रखते हैं। अगर उसकी कमी आ जाए रफेज की या डाइटरी फाइबर से कहते हैं, तो क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फूड की मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी। अगर फूड की मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहेगी, स्लो हो जाएगी, तो फिर हद से ज्यादा वाटर भी एब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है और फेसेस हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहते हैं इसको। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर बहुत सी डिजीज लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सेलुलोज देने का फायदा जरूर है, वो ये डाइजेस्ट नहीं होते, फिर भी फायदा है। क्या फायदा? कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है, फूड की मूवमेंट को प्रॉपर रखती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज एंजाइम। यानी सेलुलेज वो एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। ह्यूमन बॉडी में ये एंजाइम रिलीज नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जबकि हर्बीवोर्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? कि हर्बीवोर्स के गट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एंजाइम मौजूद होता है। ये एंजाइम हर्बीवोर्स कहां से लेते हैं? क्या उनका भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है या किसी दूसरे से लेते हैं? हर्बीवोर्स में भी उनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ये एंजाइम नहीं रिलीज कर रहा, बल्कि उनके गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई। वो फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में उनके गट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं। इस वजह से जो हर्बीवोर्स हैं, चारा खाने वाले एनिमल, वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मेन फूड है ही सेलुलोज। तो ये चारा पत्ते प्लांट क्या है? सेलुलोज। इसलिए उन्हें वही खाना है और उसी को ब्रेक डाउन करके तो अपनी एनर्जी वैल्यू पूरी करनी। तो लिहाजा ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हर्बीवोर्स चारा खाने वाले एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गट में कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, वो सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं, जिस वजह से ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद में सेलुलोज के लिए टेस्ट। सेलुलोज चूंकि वाटर में भी इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक एसिड में भी इनसॉल्युबल है, इसलिए इसके लिए आयोडीन टेस्ट फंक्शनल नहीं। फिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं? कि यही सेलुलोज एंजाइम यूज करके इसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का टेस्ट करें, यानी इसको पहले कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में किसी भी मीडियम के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ग्लूकोज यूनिट से मेजर करना है, फिर ग्लूकोज का टेस्ट कर लिया जाता है, जिससे इंडिकेशन हो जाएगी कि ये सेलुलोज है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेल वॉल के तौर पे करता है, टफ होता है, फाइबर वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट लिविंग थिंग्स में
क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं? तो फंक्शन के लिहाज से नंबर 1, प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होकर तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी जो पहला सोर्स है वो की एनर्जी वैल्यू कम है, लेकिन सबसे पहले ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2, प्रोटेक्शन, जैसे अभी मैंने कहा कि सेल वॉल की सूरत में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। शेप मेंटेन रखना सेल की, वो भी सेलुलोज की वजह से, सेल वॉल की वजह से। यानी शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ स्टोरेज मटेरियल। यदि आपने देखा कि प्लांट अगर फूड स्टोर कर रहे हैं स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल फूड स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इट मीन के लिए स्टोरेज मटेरियल भी है। फिर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या? यही कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लेके, यानी लिपिड प्रोटीन वगैरह के साथ लेके वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, जिनसे मुख्तलिफ सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है। आगे आप पढ़ेंगे भी साइटोलॉजी में जाकर। तो इस तरह कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में भी रोल परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के इंटरमीडिएट जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इनके अंदर जो ज्यादातर इंटरमीडिएट कंपाउंड यूज होते हैं रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्किल होते हैं ज्यादातर। तो लिहाजा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके फिर काफी ज्यादा फंक्शंस हैं कि जो लिविंग बीइंग्स में ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो पॉलीसेकेराइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक तो हुआ खत्म। एक कल किसी ने आप में से पूछा था रिंग फॉर्म कैसे बनती है, वैसे आपकी बुक में रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी जरा ब्रीफली आपको समझाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रिंग कैसे बनता है। दो तरह के रिंग मैंने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड बनाते हैं। कुछ रिंग होते हैं पाइरॉन रिंग और कुछ होते हैं प्यूरॉन रिंग। पाइरॉन रिंग होता है 6 कार्बन 6 कोनों वाला, और फ्यूरान रिंग होता है 5 कार्बन यानी 5 कोनों वाला। अब यहाँ पे एक कांसेप्ट स्टूडेंट में आपकी बुक में जो एग्जांपल है ना बेसिकली दो, कि एक ग्लूकोज की है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो उसके रिंग के कोने भी 6 ही होते हैं, यानी 6 कार्बन रिंग बनता है। और जो दूसरी एग्जांपल आपके सिलेबस में है वो है राइबोज की, उसका है 5 कार्बन रिंग और है भी वो 5 कार्बन शुगर। तो यहां से फिर एफएससी के स्टूडेंट अक्सर ये कांसेप्ट ले लेते हैं कि जितने किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही शायद कार्बन भी बनते हैं, तो ऐसा नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन्स रिंग के इक्वल, ये कोई रूल नहीं। ये डिपेंड करता है बेसिकली एल्डो और कीटो शुगर पे। अब जरा मैं दोनों 6 कार्बन कंपाउंड यहां पे आपके सामने रखे, ये 6 कार्बन कंपाउंड रखूंगा दोनों आपके सामने, और उनमें से आप देखेंगे कि एक का रिंग 6 कार्बन बन रहा है 6 कोन वाला, और दूसरा है 6 कार्बन शुगर लेकिन उसका रिंग 5 कोन वाला बन रहा है, पूरा रिंग बन रहा है। तरीका कार अगर आपको समझाऊं कैसे बनता है, लेकिन मजीद मैंने कहा कि डेप्थ में नहीं जाने की इसकी जरूरत। ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, एल्डो शुगर है, यानी यहां पे इसके एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। बाकी जैसे पहले भी आपको स्ट्रक्चर इसकी बताई थी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ग्लूकोज के, वो लेफ्ट साइड पे होगा।
ये ग्लूकोज मैंने चेन स्ट्रक्चर इसकी ड्रा किया। फार्मूला वही C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिखिए। ये 6 कार्बन है यानी C6, H12 हाइड्रोजन कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6, वो भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5 और 6, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। अब ये तो गई इसकी चेन फॉर्म। रिंग फॉर्म कैसे बनती है बेटा जरा गौर से समझना, एक दफा समझ लेना, बार बार नहीं मुझे रिपीट करना पड़ेगा। होता ये है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के अंदर भी चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन की ग्रुप है, उनकी इंटरेक्शन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जब इन्वॉल्व होंगे, ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है यानी जो फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन होता है, ये वैसे तो एक ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, इसका ये बॉन्ड एक ब्रेक होता है और दूसरी तरफ से जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, सेकंड लास्ट कौन सा कह रहा हूं, अब आप कहेंगे लास्ट के साथ क्यों नहीं, असल में जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है ना तो आपने पढ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, जहां पे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस होती है वहां पे बॉन्ड बनेगा और कोई भी स्ट्रक्चर लग होगी। इसको जरा समझाने के लिए बताना क्या चाह रहा हूं कि आप कहेंगे सेकंड लास्ट कार्बन के साथ भी ब्रिज बनाता है, लास्ट के साथ क्यों नहीं, उसके लिहाज से कि जैसे वाटर की आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना इस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको ऐसे क्यों नहीं कर देते, इसलिए कि इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जहां पे बैलेंस होती है वहां पे बॉन्ड बनना होता है, इसलिए यहां भी ये जो इसका ब्रिज डेवलप होगा ऑक्सीजन का ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, इसके साथ सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। अब आप कहेंगे सेकंड लास्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड पहले जो उसकी तो एनर्जी कम देगा और दोनों देता है, अभी इसमें भी चेंज आनी है। दोबारा सुने कि ये जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाला है उसका जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरी तरफ से वो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच होगा ये तो जाहिर है इसमें भी फिर ओरिएंटेशन दूसरा कार्बन की भी एक वैलेंसी कम होगी। अब उस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कैसे होनी है कि यहां से एक OH ग्रुप उसके साथ शिफ्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी बताता हूं आपको दोबारा काउंट करके कि जब ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन के साथ ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप कर लेता है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ तो स्ट्रक्चर क्या बनती है देखना कि ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन लिंक का काम कर रहा है। ये देखें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 जो रिंग से बाहर है, ये 6 रिंग से बाहर है। जरा देखिए कि ऑक्सीजन किन दो कार्बन के दरमियान है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान ऑक्सीजन, लिहाजा यहां पे ऑक्सीजन की गौर करना जरा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप हो गया। फिर कार्बन नंबर 1 पे एक हाइड्रोजन, ये तो पहले वाला हाइड्रोजन हो गया, लेकिन मैंने कहा कि कार्बन नंबर 1 की जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वैलेंसी कम हुई, तो ये OH ग्रुप जो है ये इस कार्बन नंबर 1 पे है। इस तरह कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बाकी ये देखें कि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड,
कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोक्साइड। कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। कार्बन नंबर 5 पे सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा यहां ये वाला, क्योंकि OH उधर शिफ्ट हो गया। और कार्बन नंबर 6 पे उसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड यानी CH2OH। तो यहां पे ये दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड। ये OH उधर भी लिखा जा सकता है, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इधर समझने के लिए OH इधर लिखें, इधर हाइड्रोजन CH2OH। अब जरा देखें कि रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर तो चेंज हो गई लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ। एक भी एटम की इसमें कमी या ज्यादती नहीं आई। हुआ क्या है कि रिंग फॉर्म में आ गया। कौन करे जरा कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है, स्ट्रक्चर जस्ट चेंज थे, रिंग की फॉर्म में आ गया। कौन सा रिंग होगा ये, यूरान का पाइरान? तो कॉर्नर कॉर्नर में कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर है, पाइरान रिंग होगा। इसको अब हम क्या करेंगे, ग्लूको पायरामोस। मैंने कहा था कि जब किसी कंपाउंड की रिंग फॉर्म को नाम देना हो तो उसका नाम लिख के दरमियान से उसको काट के तो रिंग का नाम लगा के OSE को एंड पे ले जाएं। जैसे वैसे इसको कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूको वर्ड लेके आगे पाइराम रिंग लगाया, OSE को एंड पे ले गए, ये ग्लूको पायरामोस बन गए। जरा दोबारा देखना फिर कैसे रिंग बना है ये, कि हमने कहा कि ये किस स्टेट चेन स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच होता है, उसका एक बॉन्ड ब्रेक होकर पानी के अंदर जब डिसॉल्व होता है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ ब्रेक करता है। फिर ये कि यहां से ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी पे कर लेगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है दरमियान में वैसे ही ये रिंग से बाहर निकल जाएगा। इस तरह इसकी जरा ओरिएंटेशन बनाएं, इस तरह कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान की ऑक्सीजन ले जाओ, बाकी सारे उसी तरह इसके टैग खास रहेंगे कि OH ने इधर शिफ्ट हो जाना है, हाइड्रोजन इधर रहेगा और ये कार्बन नंबर 6 वैसे रिंग से बाहर है। तो ये ग्लूकोज का रिंग बन गया। 6 कार्बन रिंग है क्योंकि ये एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये तो हो गया ग्लूकोज का रिंग। ये 6 कार्बन है भी ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर और इसमें जो रिंग बन रहा है वो भी 6 कार्बन बन रहा है। दूसरी तरफ जरा एक और एग्जांपल 6 कार्बन की ही मैं शो करता हूं। फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 कार्बन शुगर है लेकिन ये कीटो शुगर है। कीटो शुगर से रहा कि इसका यहां पे कीटो ग्रुप है, बाकी CH2OH इधर भी होगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप कार्बन नंबर 3 इसका भी इधर होता है, इधर हाइड्रोजन, बाकी इसी तरह। ये कीटो शुगर है। अब होगा क्या, इसका जो फंक्शनल ग्रुप ये है कीटो ग्रुप, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला ये ब्रेक होके तो ये सेकंड लास्ट के साथ ब्रिज कर जाएगा, यानी कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर
5 के साथ ब्रिज वेल करेगा। जब ये कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 के साथ ब्रिज वेल करेगा तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? कि इसका एक तो कार्बन नंबर 1 की रेंज से बाहर निकल गया, कार्बन नंबर 6 की रेंज से बाहर निकलेगा। यानी अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। 2 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन, यहां पे जरा देखें, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान ये ऑक्सीजन ब्रिज बना है, यानी 2 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, जैसे मैंने उधर शो किया। बाकी ये इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 2 के साथ फिर कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल उसी तरह है, यानी CH2OH। इसी तरह ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। फर्क कहां क्या है इनमें और इसमें? अब ये कार्बन नंबर 3 जो है, इसका OH इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, बाकी OH इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ। कार्बन नंबर 5 के लिए हाइड्रोजन रह गया है, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह। अब देखेंगे ये थी चेन स्ट्रक्चर इसकी, ये बन गई रिंग स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कर दिया, ये रिंग है फ्यूरान रिंग। हालांकि फ्रुक्टोज है 6 कार्बन का कंपाउंड, लेकिन रिंग 5 कार्बन का है। समझाना आपको ये चाह रहा था कि आपके जहन में ये कंसेप्ट ना बैठ जाए कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। हालांकि ये 6 कार्बन शुगर है, लेकिन रिंग फ्यूरान रिंग का 5 होगा। अब इसको हम क्या कहेंगे कि वैसे इसका नाम है फ्रुक्टोज, लेकिन जब रिंग फॉर्म को शो करना है, फ्रुक्टो लगा के आगे फ्यूरान रिंग का नाम लगा दिया, OH एंड में ले गए, ये बन गया फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोफ्यूरानोज इसकी रिंग फॉर्म का नाम। इस तरह पर देखें कि रिंग कैसे बनता है कि असल में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ वो ऑक्सीजन अटैच होता है, अब वो कीटो वाला है या एल्डो वाला, उसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिंग कर लेता है और इस तरह उनकी जो स्ट्रक्चर बन जाती है वो रिंग बन जाती है। कुछ ओरिएंटेशन चेंज होगी, कुछ चेंजेस आएंगी उस कार्बन के साथ कि जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है और जिनके साथ बना है, बाकी ऐसा सारे रहते हैं और ये रिंग फॉर्म तैयार कर लेते हैं। ये है रिंग की फॉर्मेशन का तरीका। ये आपकी बुक में उसने समझाया नहीं हुआ, जस्ट मैंने आपको एडिशनल समझा दिया कि आपको पता चल जाए कि रिंग बनता कैसे, तरीका है। ये थे कार्बोहाइड्रेट्स और उनके अंदर ये चीज मैंने आपको पहले नहीं की समझाई और मैंने आपको डिटेल में समझा दी कि कैसे बनता है फ्यूरान पाइरान किस तरह रिंग बनता है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें और कल फिर इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को